मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा आपका फ़ोन बज रहा है। हाँ बस 2 मिनट आता हूँ। मोबाइल साइड टेबल पर रख कर वो खुद नहाने चला गया था। मैं उठा लूँ? क्या पता किसी को अर्जेंट हो। हालांकि वो उसका शौहर था, लेकिन फिर भी रूप ने इजाज़त लेना ज़रूरी समझा। हाँ देख लो, मुस्तफ़ा ने इजाज़त दी। तभी उसने कॉल उठाकर मोबाइल कान से लगाया। हेलो। उसकी आवाज़ सुनकर सामने वाला कुछ पल के लिए साकित हो गया। हेलो कौन? कुछ तौक़ुफ़ के बाद वो फिर गोया हुई, मगर सामने वाले ने तो शायद ना बोलने की कसम खा रखी थी। कौन है रूप? वो भी गीले बालों को खुश करता बाहर आ चुका था। पता नहीं, मैं कब से पूछ रही हूँ कौन कौन कौन, मगर सामने से कोई जवाब ही नहीं आ रहा। मुंह बनाकर मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा और खुद ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई। ऐसा तो उसके साथ कभी नहीं हुआ था। हैरत से एक नज़र मोबाइल स्क्रीन को देखा, जहां कोई अनजान नंबर जगमगा रहा था। कॉल अभी तक चल रही थी, इसी वजह से उसने भी मोबाइल कान से लगाया। हेलो कौन? मुस्तफ़ा की आवाज़ पर सामने वाला तंजिया मुस्कुराया। कैसे हो मुस्तफ़ा शाह? स्पीकर से उभरती रोमान शाह की आवाज़ को वो लाखों में पहचान सकता था। नर्म तासरात एकदम तन गए। मुझे क्यों फ़ोन किया है? धीमी आवाज़ में दांत पीस पीस कर एक एक लफ्ज़ अदा किया गया। रोमान को उसके लहजे से गुस्से की शिद्दत का अंदाज़ा हो रहा था, लेकिन बजाय डरने के आज उसे मज़ा आ रहा था। काम बहुत ज़रूरी था, इसीलिए फ़ोन किया। वो महजूज हुआ। करो जो बकवास करनी है। मुस्तफ़ा शाह का दो टोक अंदाज उसके मूड को गारत करने के लिए काफ़ी था। बात सिर्फ इतनी है कि जब मैंने देखा कि तुमने मुझे दो गिफ्ट दिए हैं, तो मैंने सोचा क्या मैं इतना बेमरवत हूँ कि गिफ्ट के बदले गिफ्ट नहीं दे सकता? आखिरकार मुझ में भी तो शाहों का खून है। एक गिफ्ट तो कुछ देर बाद मलक हाउस के मकीनों को खुद ही रिसीव हो जाएगा। बाकी के 2 गिफ्ट लेने तुम्हें दुबई आना होगा। साफ साफ बताओ आखिर कहना क्या चाहते हो? मुस्तफ़ा शाह के असाब तन गए। दिल किसी गहरे नुकसान का सिग्नल दे रहा था। ऊपर से रोमान शाह की पुरस्रार बातें। साफ साफ ये है कि तुम्हारे दादा, ओह सॉरी, हमारे दादाजी खास मेरी खातिरदारी में हैं। प्रॉपर्टी के पेपर्स मैंने बनवा लिए हैं और उन पर उनका अंगूठा भी मैं खुद ही लगवा लूंगा। बस तुमने इतना सा काम करना है कि वक्त रहते इनको आकर बचा लेना है, क्योंकि मैं इस बात की बिल्कुल गारंटी नहीं दे सकता कि वो और कितना वक्त जिंदा रहेंगे। एक बार फिर तो इस उम्र में गाड़ी की जोरदार टक्कर खाकर जिंदा बच गए, दूसरी बार बचे ना बचें। आज सही मानों में एक बार फिर मुस्तफ़ा शाह को अपने दरो दीवार हिलते महसूस हुए। अगर दादाजी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके दबे दबे अंदाज में धमकी देने पर रोमान शाह मुस्कुराया। वैसे क्या वो हुस्न की मलका आसपास ही है? तवक्को के बरखिलाफ सवाल। मुस्तफ़ा शाह के कान खड़े हो गए। वैसे मानना पड़ेगा, क्या तगड़ी जगह हाथ मारा है। गूगल सर्च की थी क्या ये कयामत? वो मकरू हंसी हंसा। तुम ये सब सोचना छोड़ो रोमान और अपनी खैर मनाओ। दादाजी को निशाना बनाकर तुमने अपनी मौत को दावत दी है। कॉल काटकर वो रूप की तरफ मतवज्जे हुआ। रूप, मैं दुबई जा रहा हूँ, तुम अपना सामान बांध लो। जब तक मैं वापस ना आऊं तुम अपनी मम्मा और डैड के साथ रहना। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी रूप उसकी हाँक पर चौंक उठी। दुबई? मगर क्यों? अभी तक तो आपका ऐसा कोई प्लान नहीं था। वो हैरत ज़दा सी उसकी तरफ बढ़ी, जो तेजी से बैग में कपड़े, पासपोर्ट, कुछ जरूरी सामान रख रहा था। रूप, बस कोई अर्जेंट काम आ गया है, तुम बस दुआ करना कि वो काम मैं अच्छे तरीके से पूरा कर सकूं। इतनी परेशानी में भी वो उसके साथ नर्म रवैया रखे था। रूप ने नासमझी से उसे देखा। अभी तक सब ठीक था, इस फोन कॉल के आते ही ये दुबई जा रहे हैं। तुम सामान पैक नहीं कर रही अपना? वो तेजी में उसकी तरफ मुड़ा नहीं। मेरा सारा सामान वहीं पर मौजूद है। वो फीका सा मुस्कुराई। ना जाने क्यों आज दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था अगर वो गया तो जरूर कुछ बुरा हो जाएगा। मुस्तफ़ा, आप ना जाएं। ना जाने कैसे उसके मुंह से ये लफ्ज फैल गए। कोई और वक्त होता तो वो मिनट से पहले उसकी बात मान लेता, लेकिन आज सवाल उसके दादाजी का था। ज्यादा लंबा काम नहीं है, हो सकता है मैं कल ही वापस आ जाऊं। उसे तसल्ली देता वो उसका हाथ पकड़कर शाह मेंशन से बाहर चला आया। अपना सामान गाड़ी में रखने से पहले उसे बैठने का इशारा दिया। कुछ ही देर में वो दोनों मलक हाउस के बाहर मौजूद थे। रूप गाड़ी से निकलकर बाहर आई। मुस्तफ़ा ने हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए अलविदा ली। वो चला और रूप उसकी गाड़ी को धूल उड़ाते देखती रही।
जब तक कि वो उसकी नजरों से ओझल न हो गई। बोझल कदमों से वो घर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुई। सबसे पहले ड्राइंग रूम में आकर धप से सोफे पर गिरी। किरत ने हैरत से उसके एक एक अमल को देखा। रूप, आज तुमने आते ही शोर नहीं मचाया, और मुस्तफ़ा कहाँ है? अपनी माँ के सवाल पर वो वहां से उठ के उनके पास आई, किरत की गोद में सर रखा और वहीं सोफे पर लेट गई। और अभी अभी दुबई के लिए निकले हैं, कह रहे थे जल्दी आ जाएंगे, तो तुम उसके जाने से उदास हो? किरत ने प्यार से उसके बालों में हाथ घुमाया। पता नहीं माँ, मगर मुझे फिक्र हो रही है, काश वो मुझे भी साथ ले जाते। लहजे में नमी दर आई। ऐसे उदास नहीं होते बेटा, आ जाए मुस्तफ़ा, फिर मैं उसकी अच्छे से खबर लेती हूँ। भला ऐसे अचानक भी कोई जाता है? और तुम्हारे बाबा से भी अच्छी डांट लगवाऊंगी, आइंदा वो ऐसी गलती नहीं करेगा। किरत के प्यार से पिचकारने पर उसने जोर जोर से असबात में सर हिलाया। रूप के सर में दर्द के बायस वो उसे सुलाकर किचन की तरफ बढ़ रही थी कि हाल में असवद को परेशानी में टहलते देखा। क्या हुआ असवद, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मुसलसल टहलते हुए वह शायद बार बार किसी को कॉल लगा रहा था। किरत, वो मैं बाबा को फोन कर रहा था, 12 बज गए हैं और उनका अभी तक कुछ अता पता नहीं। जॉगिंग के बाद वो और शम्स अंकल 7:30 बजे तक घर वापस आ जाते हैं, लेकिन आज तो इन दोनों में से किसी का फोन भी नहीं लग रहा था। हाँ असवद, ये बात तो मैंने भी नोट की है। एक काम करें, आप खुद जाकर देख आए ना। झटपट उसे बस यही तरीका सूझा। सही कह रही हो, मुझे खुद जाकर देखना चाहिए। वो इस वक्त समुंदर के बीचों बीच चलती शिप में खड़ा था। शम्स शाह को यहाँ अनलीगल तरीके से लाया गया था। अब एक जख्मी आदमी को बिना किसी डॉक्यूमेंट के इतनी जल्दी दूसरे मुल्क लेकर नहीं जाया जा सकता था। पूरी प्लानिंग हो गई थी, अब बस इंतजार था तो मुस्तफ़ा शाह का। जैसे ही वो आएगा, रोमान शाह का बदला हमेशा हमेशा के लिए पूरा हो जाएगा। दूरबीन से चारों तरफ देखता वो बेचैनी से मुस्तफ़ा शाह का इंतजार कर रहा था। अभी कहीं भी उसके आसपास होने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा था, इसलिए दूरबीन एक तरफ रखकर वो शिप के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ा, जहां एक कमरे में शम्स साहब को जख्मी हालत में रस्सियों से बांध रखा था और उसके बराबर में एहसन को भी बांधा गया था। मुस्तफ़ा सर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे रोमान, याद रखो तुमने अपनी मौत को आवाज दी है। पहले ही तुम सब लोग उनके साथ बहुत बुरा कर चुके हो, अब अगर दादाजी को खरोंच भी आई तो मुझे नहीं लगता तुम्हें तुम्हारे अंजाम के बारे में किसी और को बताने की जरूरत है। वो बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डाले घूर रहा था, जबकि रोमान को हंसी आ रही थी। अबे भिखारी, इतना किसके दम पर उछल रहा है? रोमान शाह के उसे भिखारी बोलने पर उसे हैरत हुई। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं? सड़क से खाना उठाकर खाने वाला, फुटपाथ पर सोने वाला, आज रोमान शाह को धमकी दे रहा है, वो भी उस इंसान के दम पर जो बस अभी कुछ ही देर में मरने वाला है। अच्छा वैसे एक बात बता, ये जो तुम कुत्ते की तरह मुस्तफ़ा की वफादारी करते हो, आखिर ऐसा क्या देता है वो तुम्हें इस वफादारी के बदले? तुम नहीं समझोगे रोमान शाह, वो मेरा भाई है, मुझे भाई मानते हैं वो, और भाइयों के लिए जान भी हाजिर होती है। सही कहा तुमने, तुम रोमान शाह हो जिसकी औकात एक कुत्ते से भी ज्यादा गिरी हुई है। कुत्ता कम से कम वफादारी तो निभाता है, लेकिन तुम तो वो भी नहीं कर सके, और करोगे भी कैसे? आखिरकार हर इंसान में उसके माँ बाप की परवरिश बोलती है, और तुम्हारी जात तुम्हारे माँ बाप की परवरिश की कहानी बताती है। चटाख! एहसन की बात पूरी होने से पहले ही रोमान शाह ने खींच कर तमांचा उसके मुंह पर दे मारा। हाँ, शम्स शाह को भी होश आ गया था। सच ही तो बोला है। वो उसका गुस्से से सुर्ख चेहरा देखकर तंजिया हंसे। ज्यादा बकवास नहीं करो और इस जायदाद के पेपर साइन करो। वो नहुसत से गोया हुआ। एक बार फिर शम्स शाह की हंसी छूट गई। कौन सी दुनिया में रहते हो रोमान शाह? आज से कई साल पहले मैं इस फसाद की जड़ जायदाद को अपने पोते के नाम कर चुका हूँ। इन चंद कागज के टुकड़ों के लिए तुमने अपनों के गले काट दिए, तो तुम बाप बेटे ने कैसे सोच लिया वो सब मैं तुम लोगों के हाथ लगने दूंगा? शम्स शाह का अंदाज साफ मजाक उड़ाता था, और यही वक्त था जब रोमान शाह को एक बार फिर अपना आप हारता महसूस हुआ। शम्स शाह और एहसन की हंसी जलती पर तेल का काम कर रही थी। तभी इस कमरे में से कोई लंगड़ाता हुआ दाखिल हुआ। शम्स शाह बिना नजरें उठाए भी जानता था कि वो कौन है। मुबारक हो रोमान शाह, तुम्हारा बाप अब तक जिंदा है।
बगैर सर उठाए रुमान शाह को उसके बाप के जिंदा होने की मुबारक देकर शम्स शाह ने उसे एक और झटका दिया था। कैसा लग रहा है डैड मेरे बेटे के सामने लाचार और बेबस होकर? सवाल ही ऐसा था कि शम्स शाह को हंसी आई। मेहरबान शाह, वाकई शायद तुम पर किस्मत मेहरबान है, इसी वजह से मेरे बेटे को मारने के बाद भी जिंदा हो और अपने बेटे को भी यही सब सिखा रहे हो। शुक्र करें डैड, मैंने आपको नहीं मारा। मेहरबान शाह का जितलाता अंदाज शम्स शाह को गहरे कुर्ब से दो चार कर गया। तुमने हमें सिर्फ अपने मुफाद के लिए रखा था, लेकिन इसमें भी खुदा की कुदरत थी, वरना तुम कौन होते हो किसी को जिंदा रखने वाले या मारने वाले? और जहां तक रही लाचार और बेबस होने की बात, तो पूछो अपने बेटे से, इस वक्त भी ये खुद को कितना लाचार और बेबस महसूस कर रहा है। उन्होंने नजरों के इशारे से सर झुकाकर बैठे रुमान शाह की तरफ इशारा किया। रुमान, ये क्या बोल रहा है? तुम तो कह रहे थे कि आज सालों बाद हमारा ख्वाब सच होने वाला है। डैड, आई एम सॉरी। उन्होंने सारी जायदाद मुस्तफ़ा के नाम कर दी है। रुमान की तरह यह खबर उसके बाप पर भी पहाड़ की तरह टूटी थी। शाहजी, एक जोरदार चीख के साथ वो उठ खड़ी हुई। सांस फूल गया था, पूरा वजूद पसीने से शराबूर था। मुंह पर हाथ रखकर चारों इतराफ का जायजा लिया। वो ख्वाब देख रही थी। कितना बुरा ख्वाब था, हर तरफ आग ही आग। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आग का समुंदर हो, और इसी आग में उसे मुस्तफ़ा दिखाई दिया। चंद गहरे गहरे सांस लेकर झट से मोबाइल उठाया, कॉल लगाई, मगर आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं। दोबारा लगाई, फिर दोबारा लगाई, लेकिन हर बार सामने से कोई रिस्पॉन्स न देखकर उसे टेंशन होने लगी। फोन क्यों नहीं उठा रहे शाह? प्लीज मेरा फोन उठाएं। पल भर में वो रोने जैसी हो गई। दिल तो पहले ही उसके जाने पर राजी ना था, अब वो फोन भी नहीं उठा रहा था। माँ, बिना चप्पल पहने वो भागकर किर्रत के पास गई। जब भी कोई बात, कोई काम उसके बस से बाहर हो जाता था, तब वो सबसे पहले किर्रत और असवद की तरफ भागती थी। माँ, वो। जैसे ही वो हॉल में पहुंची, वहां का मंजर देखकर उस पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा। किर्रत सोफे पर बैठी रो रही थी। नूर की आंखों में भी आंसू थे। अरसल भी आंसू जब्त किए उन्हें चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ है? सब क्यों रो रहे हैं? वो हैरत ज़दा सी गोया हुई। कुछ नहीं गुड़िया, अभी अभी डैड का फोन आया था। दादू की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। दादू की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है? व्हाट? इतना सब हो गया था और वो सो रही थी? खुद जिस टेंशन में आई थी वो तो कहीं गुम हो गई थी। बाबा कहाँ हैं? वो बस कुछ ही देर में उनकी बॉडी को लेकर घर पहुंच जाएंगे। मलक हाउस में मातम सा समा छा गया था। घर में मौत हुई थी। असवद मलक के झुके कंधे इस बात की गवाही थे कि उनका हौसला टूट गया था। माँ के जाने के बाद बाप के जाने का गम बहुत बड़ा था। ऊपर से न जाने क्यों उसका दिल इस हादसे को हादसा मानने के लिए भी तैयार न था। उन सबकी गुफ्तगू चल रही थी कि शब पर किसी चीज के गिरने की आवाज आई। रुमान शाह भागकर उस कमरे से बाहर निकला। तवक्को के आन मुताबिक उनकी बताई गई जगह पर और उसी वक्त पर मुस्तफ़ा शाह पहुंच गया था। आओ आओ मुस्तफ़ा शाह मेरे भाई। रुमान शाह उसे देखकर सच में खुश हुआ था। भले सारी जायदाद शम्स शाह के नाम नहीं थी, लेकिन जिसके नाम थी वो इंसान भी यहाँ आ गया था। अब एक को मोहरा बनाकर दूसरे को ब्लैकमेल करेंगे और बरसों पुराने ख्वाब को दोनों बाप बेटा हकीकत में जिएंगे। आओ अंदर, तुम्हारी मेहमान नवाजी का सामान रखा है। उसे अपने पीछे आने का बोलकर वो खुद आगे बढ़ा। मुस्तफ़ा का दिल तो किया अभी इस इंसान का गला दबा दे। कमरे में आकर जैसे ही नजर एहसन और दादाजी पर पड़ी, दोनों के जिस्मों पर गहरे जख्मों के निशानात थे। लेकिन दादाजी की हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। जोर जोर से खींचकर अपने अंदर ऑक्सीजन ले जाने की कोशिश में वो हलकान हो रहे थे। लेकिन जैसे ही नजर मुस्तफ़ा पर पड़ी, वीरान आंखों में जिंदगी की रमक दौड़ गई। वहीं रुक जाओ मुस्तफ़ा। मेहरबान शाह ने शम्स शाह की कनपटी पर घन टिकाई। पहले इन जायदाद के पेपर्स पर साइन कर दो, फिर अपने दादा और नौकर को ले जाओ। ये पहला झटका था जो मुस्तफ़ा शाह को यहाँ आने के बाद लगा था। उसके मुताबिक तो मेहरबान शाह मर चुका है, लेकिन ये तो इसके सामने जिंदा सही सलामत खड़ा था। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। उन सब की तरफ बगौर देखते हुए मुस्तफ़ा शाह ने साफ इनकार कर दिया। क्या मतलब? अब तुम कौन सी बकवास कर रहे हो? मैं ठीक बोल रहा हूँ।
मैंने सारी जायदाद अपनी बीवी के नाम कर दी है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दादा पोता? हम यहाँ कोई तमाशा देखने नहीं आए। डैड, बोल दीजिए अपने पोते से, मेरा और मेरे बेटे का हक शराफत से हमें वापस कर दे, मेहरबान। शम्स शाह के सर पर खड़े होकर चीखा, कैसा हक? कौन से हक की बात कर रहे हो? तुम्हारा जितना हक बनता था वो हम तुम्हारी माँ को उसके हक महर के साथ साथ दे चुके थे, और तुम्हारे बेटे का ना हम पर कोई कर्ज है और ना ही हक। शम्स शाह का लहजा अभी भी अटल था। तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे। मुस्तफ़ा शाह, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, इन पेपर्स पर साइन कर दो। और मैं भी आखिरी बार बोल रहा हूँ, मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं कर सकता। तभी किसी ने पीछे से मुस्तफ़ा पर वार करने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त मुस्तफ़ा शाह की सारी हंसें बेदार थीं। पल में उसका वार रोककर जैसे ही पीछे मुड़कर वार करने वाले की तरफ देखा, सामने वही एसपी मौजूद था जिसे वो कैंसर की वजह से नहीं मार रहा था। उसके हाथ में पकड़ी रॉड एक झटके से मुस्तफ़ा शाह ने अपने कब्जे में ली। रोमान अपने बाप की तरफ बढ़ा। डैड, हमें निकलना चाहिए, वक्त बहुत कम रह गया है। लेकिन ये प्रॉपर्टी? डैड, प्रॉपर्टी किसके नाम है मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। अभी हमें यहाँ से जाना होगा। अगर कुछ देर और यहाँ रुके तो मारे जाएंगे। हाँ ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं इस बाप को ठिकाने लगा दूं। अब तुम मेरे किसी काम के नहीं रहे डैड। मुस्तफ़ा सर, बचाएं दादाजी को। एहसन ने उसे एसपी की दुर्गत बनाते देखकर आवाज लगाई। वो दोनों बाप बेटे भी चौकन्ना हो गए थे। एक झटके से मुस्तफ़ा शाह उनकी तरफ मुड़ा। मेहरबान शाह ने जैसे ही उसकी कहर बरसाती आंखों में देखा, उसके हाथ की गन छूटकर नीचे गिरी, जिसे बावक्त रोमान शाह ने उठाकर शम्स शाह के सीने में गोली उतार दी। साइलेंसर लगी गन से निकली गोली बिना कोई आवाज पैदा किए मुस्तफ़ा शाह की बर्बादी का सबब बन गई। हर चीज साकिन हो गई। उसके दादाजी उसकी दुनिया थे, और आज इन जालिमों ने ये दुनिया इस दुनिया से रुखसत कर दी थी। सर! एहसन एक बार फिर हल्के बल चीखा, मगर वो सुन ही कब रहा था। उसे तो बस अपने दादाजी के सीने से खून निकलता नजर आ रहा था। एसपी ने लोहे की वो रॉड उठाकर सर के पीछे वार किया। दर्द की एक ना बर्दाश्त होने वाली टेस मुस्तफ़ा शाह के दिमाग में उठी, लेकिन अपनी तकलीफ पसे पुश डालकर वो आस्तिकी से पीछे मुड़ा, और अगले ही पल उस एसपी की गर्दन मुस्तफ़ा शाह के कब्जे में थी। आंखें जोर से बंद करके पूरी ताकत लगाई, और एसपी की गर्दन की हड्डियां टूटने की आवाज रोमान और उसके बाप तक बखूबी पहुंची, जिसे सुनकर दोनों के ही सांस खुश्क हो गई। रोमान ने एक बार फिर आंखों ही आंखों में वहां से जाने का इशारा दिया। तभी इस बात में सर हिलाकर वो दोनों वहां से खिसकने की फराक में कोशां हो गए। अभी यहां से निकलना आसान था, क्योंकि इस वक्त मुस्तफ़ा शाह अपने दादाजी की मौत के सदमे में था। एहसन जो कब से अपने हाथ खोलने की कोशिशों में लगा था, आखिरकार उसका एक हाथ रस्सियों से आजाद हो गया। अफसोस इस बात का था कि वो आजाद उस वक्त हुआ जब सब बर्बाद हो गया था। लंगड़ी टांग के जरिए रोमान शाह जैसे ही उसके सामने से गुजरने लगा, एहसन ने अपना पांव दरमियान में अटकाया। डैड, जल्दी आएं। रोमान शाह बाहर निकल चुका था। उसे तो शायद इल्म ही ना था कि उसका बाप जमीन बोस हो गया है। सर, ये लें। पांव की मदद से उसने गन को मुस्तफ़ा की तरफ ठोकर मारी, जो हड़बड़ी में भागने के बायस रोमान शाह के हाथ से गिरी थी। सर! एक बार फिर उसने मुस्तफ़ा शाह की तवज्जो मेहरबान शाह की तरफ दिलवाई। सर, इस बार नहीं छोड़ना इसे। वो पूरी कुवत लगाकर चीखा, क्योंकि मुस्तफ़ा धीरे धीरे होश खो रहा था। पहले ही वो एक अरसे तक ब्रेन ट्यूमर का मरीज रहा था। अगर कुदरत ने उसे दोबारा जिंदगी दी थी, तो आज हराम मगज पर चोट लगने से एक बार फिर उसकी जान को खतरा बन गया था। होश खोते खोते भी वो एक हाथ सर के पीछे रखकर नीचे झुका, गन उठाई और बिना सोचे समझे फायर कर दिया। उसे गोली कहाँ लगी कहाँ नहीं, उसे नहीं मालूम था। सब धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। गोलियां खत्म हो चुकी थीं, लेकिन वो फिर भी ट्रिगर दबा रहा था। शायद वो इन दोनों की हस्ती खत्म कर देना चाहता था, जिसने उसकी दुनिया उजाड़ दी थी। मगर सर का दर्द बढ़ता गया। आखिरकार धड़ाम से वो नीचे गिरा। डैड, क्या मसला है? तभी रोमान शाह भी वापस शिप में आया, लेकिन अपने बाप की लाश देखकर उसका खून खौल गया। मुस्तफ़ा से गन छीनकर उस पर गोलियां चलानी चाहिए, लेकिन गन बिल्कुल खाली थी।
रोमान शाह, अगर एक बाप की औलाद है तो यहाँ रुको हमारे साथ। एहसन चीखा। रोमान शाह का ध्यान भी टाइम की तरफ गया, जहां कुछ ही वक्त बचा था। फिर ये शिप भी रेजा रेजा होकर बिखर जाती। हर चीज पर 2 हर्फ डालकर वो इस वक्त अपनी जान बचाने की गर्ज से भागा। एहसन भी आजाद हाथ से दूसरे हाथ की रस्सियां खोलने की जद्दोजहद करने लगा। उसे मुस्तफा को बचाना था। अगर कुछ पल वो दोनों यहाँ रहते तो इन सब की बोटियां भी नहीं मिलती। आखिरकार वो खुद को छुड़वाने में कामयाब हुआ। सर! भागकर मुस्तफा के पास पहुंचते ही उसने सबसे पहले उसका सर अपने घुटने से टिकाया। सर के पीछे हाथ लगाने पर मालूम हुआ वहां खून बह रहा था। शायद चोट बहुत ज्यादा गहरी आई थी। सब खत्म हो गया एहसन। दादाजी का फख्र, उनका मान, गरूर होते हुए भी मैं उन्हें बचाने में नाकाम रहा। बंद होते दिमाग और बोझल आंखों से गनूदगी में जाते जाते शायद वो अपने दिल का गम हल्का करना चाहता था। रूप! अचानक उसे अपनी एंजल का ख्याल आया, जिससे वो जल्दी आने का वादा करके आया था। तुम अपनी भाभी का ध्यान रखना, रोमान शाह से बचाना और मेरी तरफ से सॉरी करना। मैं शायद पहली बार उससे किया वादा नहीं निभा सकूंगा। नहीं सर, आपको कुछ नहीं होगा, मैं बचा लूंगा आपको। अपने जख्मों की परवाह किए बगैर वो बेहोश मुस्तफा शाह को बड़ी मुश्किल से अपने कांधों पर उठाकर शिप से बाहर जाने लगा। एक नजर शम्स शाह के मुर्दा वजूद की तरफ देखा। जानता था अभी कुछ मिनटों में इनके वजूद के चीथड़े उड़ जाएंगे, लेकिन वो इस वक्त शायद किसी एक को ही बचा सकता था। शम्स शाह की मौत तो हो चुकी थी, लेकिन अब वो मुस्तफा शाह को मरते नहीं देख सकता था। बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाता वो इस कमरे से निकलकर बाहर की तरफ बढ़ा। तेज हवा के बायस उसके पांव लड़खड़ा रहे थे। आसपास नजर दौड़ाने पर हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। रोमान शाह की बोट बहुत दूर निकल गई थी। भागकर दूसरी तरफ बढ़ा ताकि शायद दूसरी तरफ कुछ नजर आ सके, लेकिन इससे पहले ही जोरदार धमाके के साथ हर चीज नेस्तो नाबूद होकर पानी में तखलील कर गई। 8 महीने बाद। चलें डैड। अपने भरे भरे जिस्म को छुपाती वो आस्तगी से गाड़ी में आन बैठी। सीट की पुश से सर टिकाया और आंखें मूंद लीं। दादाजी की मौत के तीसरे दिन उसे एक मैसेज आया था, जो शायद मुस्तफा शाह की तरफ से था। वो तो उससे बहुत नाराज थी। दुबई जाने के बाद एक बार भी उसने फोन नहीं किया, लेकिन उस मैसेज को पढ़कर वो खामोश हो गई, जिसमें लिखा था कि मेरा मोबाइल खो गया था, इसी वजह से फोन नहीं कर पाया। आज शाम की फ्लाइट से मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। ये खबर सुनते ही वो सारी नाराजगी भुलाए तैयार होने चल दी। आखिरकार वो माँ बनने वाली थी और मुस्तफा शाह डैड। कितनी अनोखी सी खुशी महसूस हो रही थी। मुस्तफा का क्या रिएक्शन होगा जब उसे मालूम होगा कि वो पापा बनने वाले हैं। मगर जैसे ही वो और असवद उसे रिसीव करने की गर्ज से एयरपोर्ट जाने की तैयारी करने लगे, ठीक उसी वक्त न्यूज चैनल वालों ने उसी प्लेन के क्रैश होने की खबर सुनाई जिसमें मुस्तफा शाह आने वाला था। सारी खुशियों पर उम्र भर के लिए ग्रहण लग गया था। न जाने क्यों यह खबर सुनते ही वो सकते में आ गई। कितनी ही देर यूं ही खामोश बैठी रही। सब लोग रो रहे थे, उसे हौसला दे रहे थे। कुछ औरतें बातें कस रही थीं। शादी के पहले महीने ही शौहर की मौत। ना बाबा, मुझे तो इस लड़की के पैर भारी लगते हैं। जरूर इसी के सब्ज कदमों की वजह से ऐसा हुआ होगा। एक औरत की आवाज उसके कानों में पड़ी तो उसे झट उस नन्ही सी जान का ख्याल आया, जिसके दुनिया में आने से पहले ही वो यतीम हो गया था। अपने कमरे में आकर उसने घड़ी और रुमाल उठाकर अपने सामने रखा। रुमाल पर खून के धब्बे लगे थे और घड़ी की सुइयां एक जगह ठहर गई थीं। असवद, अरसल, चांद तीनों जाए हादसा पर गए थे, जहां से इनको मुस्तफा शाह की बॉडी तो नहीं, ये 2 चीजें मिली थीं, जिससे ये साबित हो गया था कि मुस्तफा इसी जहाज में सफर कर रहा था। हल्का सा झटका खाकर गाड़ी रुकी तो वो ख्यालों के भंवर से बाहर आई। रुख मोड़कर मिरर के पार देखने पर मालूम हुआ कि शाह मेंशन आ गया है। खामोशी से उतरकर वो आगे बढ़ी। जैसे ही सीढ़ियां आई तो असवद ने उसका हाथ पकड़कर ऊपरी मंजिल तक पहुंचने में उसकी मदद की। एक नजर अपनी कमसिम बेटी की तरफ देखा, जो हंसना भूल गई थी, जिसकी आंखों में शरारतों के जुगनू चमकते थे।
आज इन आंखों में नमी के मोती चमकते थे। कुदरत ने भी इस उम्र में कैसे अजीब दुख से दो चार कर डाला था। क्या हुआ बेटा? वैसे तो आप यहाँ हफ्ते में एक बार आती हैं और कल ही तो आप यहाँ आई थी, फिर आज दोबारा क्यों? बाबा, मैं यहाँ इसलिए आती हूँ क्योंकि मुझे सुकून मिलता है, और आज यहाँ दोबारा इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरा दिल किया कि आज मुझे कुछ वक्त यहाँ गुजारना चाहिए। अपने बाप को तफसील देते हुए वो जबरन मुस्कुराई। ठीक है बेटा, आप यहाँ वक्त गुजारें, मैं नीचे आपका इंतज़ार करता हूँ। इन दोनों के मुश्तरका कमरे के सामने उसे छोड़कर वो नीचे चला आया, जबकि रूप ने एक नज़र